जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जो कि 25 क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपकी जो राय हो वह कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। आज मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा जून में मैं थोड़ा बिजी भी रहूँगा और मेरे पेपर भी चलेंगे, तो इसलिए क्लासेस जून में थोड़ा सा कम होती रहेंगी। लेकिन डेली हो सकता है एक क्लास आए एक ना आए, या फिर हो सकता है किसी दिन ना आए। लेकिन जो भी आएगा, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना पूर्ण रूप से अच्छा प्रयास करता हूँ। हालांकि अभी एक भी पैसे नहीं मिलते यहाँ से कि थोड़ा बहुत हो तो मैटर मैं टाइप करवा सकूँ या किसी को अपने साथ रख सकूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए जितना मुझसे हो पाता है उतना करने का अधिक से अधिक प्रयास करता हूँ। तो फिलहाल अब हम चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताएं। जैसे पहला क्या है कि पहाड़ काटना। पहाड़ काटना का जो उपयुक्त अर्थ होगा उसे हमें देखना है इन विकल्पों के माध्यम से। तो पहाड़ काटना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आपत्ति आना, कठिन आपत्ति सहना, व्यर्थ का कार्य करना या असंभव कार्य करना। तो पहाड़ काटना का जो अर्थ होता है मुहावरे का सही, वह होता है असंभव कार्य करना। क्या? असंभव कार्य करना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आँख खुलना। आँख खुलने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोध करना। क्या? बहुत क्रोध करना, होश में आना, अत्यंत प्यार करना या उल्टा काम करना। तो आँख खुलना का जो उपयुक्त अर्थ होगा वह होगा होश में आना। क्या? होश में आना। कमर सीधी करना। क्या? कमर सीधी करना, थकावट दूर करना, काम करना, बुरा भला कहना या व्यर्थ परिश्रम करना। तो कमर सीधी करना का जो उपयुक्त अर्थ होगा वह होगा थकावट दूर करना। क्या? थकावट दूर करना। अब आता है आगे, अगला क्वेश्चन है खुदा गंजे को नाखून न दे। क्या? खुदा गंजे को नाखून न दे। इसका अर्थ क्या होगा? सिद्धांतहीन होना, तुच्छ होना या अनाधिकारी को अधिकार न मिलना या आपत्तियों से बचना। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा? खुदा गंजे को नाखून न देना, यानी तुच्छ होना। हमारा सही विकल्प हो जाएगा तुच्छ होना। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है 5 नंबर से 7 नंबर क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित कहावतों के लिए सही विकल्प चुनना। तो क्या है कहावत? 5वां क्वेश्चन का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी जब वर्षा होनी चाहिए तब नहीं हो रही है, जब लोगों की खेती सूख गई उसके बाद वर्षा होती। का बरखा जब कृषि सुखाने। फसल अच्छी हो तो वर्षा की क्या आवश्यकता, फसल सूख जाने पर वर्षा व्यर्थ है, या काम बिगाड़ने पर सहायता व्यर्थ है, सहायता मिलने पर भी यदि काम बिगड़ जाए तो वह सहायता व्यर्थ है। का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी काम बिगड़ने पर सहायता करना व्यर्थ है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं डायरेक्ट कि फसल सूखने के बाद वर्षा व्यर्थ है। यह भी हो सकता है, लेकिन तीसरा विकल्प में ऑप्शन ना हो तो, क्योंकि डायरेक्ट आंसर और डायरेक्ट उत्तर बता देना क्या है कि तुरंत जैसा बोल रहा है तुरंत वैसा। मुहावरा क्या होता है? थोड़ा सा कहावत होती है। कहावत क्या होती है? कहना कुछ और चाहता है लेकिन कुछ अलग अंदाज में कहता है, डायरेक्ट वही चीज़ नहीं बोलता है। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है। क्या है क्वेश्चन? कि कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है।
अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना या दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो क्या है, कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है, यानी अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। तो हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या अदूरदर्शी होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ होना। क्या सही हो जाएगा, अनपढ़ होना। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यानी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार या उपमेय उपमेयोपमा अलंकार। यह कौन सा अलंकार है। बीती विभावरी जागरी सी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है और ये पंक्ति कई बार कई जगह आई हुई है। जैसे बहुत सारे विकल्प मतलब कि उदाहरण आपको याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। जैसे कोई न याद हो तो उसको क्या कर सकते हैं, एक आध उदाहरण को हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं जो अधिकतर पूछा जाता हो या जो अधिक नया मिले। अब आता है अगला, चरर मरर खुल गए अरर, रव स्फुटों से। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या यमक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर देखिए चरर मरर मतलब किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती, तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं, होते हैं कई सारे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार या विरोधाभास। देखिए यहाँ क्या लिखा है, बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से। विधि मतलब सांप मान लीजिए, किसने सांप को बांधा है इन काली जंजीरों से। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अब जो मणि वाले फणियों यानी सांप के जो फन होते हैं उनके मुख में बहुत से हीरो भरे हैं, तो क्या है, अतिशयोक्ति है। क्या है, अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है, यानी किस रचनाकार को उपन्यास सम्राट से के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद को, सुदर्शन को, अमृतलाल नागर को या प्रेमचंद को। तो उपन्यास सम्राट की उपाधि किसको है, मिली है, प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला है, विश्वामित्र की तपस्या। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी, द्रौपदी ने, मेनका ने, उर्वशी ने या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी। किसने, मेनका ने। अब आता है आगे, निर्देश है 13, 14, 15 यानी 3 क्वेश्चनों को देखना है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना या रचनांश के रचयिता के नाम का चयन करके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनना है उन्हें। अब आपको विकल्प चुनना है कि आकाशदीप क्या है, कहानी है। आकाशदीप क्या है, कहानी है, लेकिन इसके रचनाकार कौन हैं, पंडित
रामचंद्र शुक्ल, गिरिजा दत्त वाजपेयी, भगवान दास या जयशंकर प्रसाद। तो आप सभी जानते हैं आकाशदीप जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगली रचना है बहुत ही फेमस, आप सभी जानते ही हैं बचपन से ही, रामायण। क्या रामायण किसकी रचना है? कालिदास की, वाल्मीकि की, तुलसीदास की या वशिष्ठ की? तो रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा। किसने? वाल्मीकि जी ने लिखा है। फिर आती है अगली रचना हर्षचरित। हर्षचरित जो है यह किसकी रचना है? हरिशेण की, विक्रमादित्य की, कालिदास की, बाणभट्ट की? तो हर्षचरित जो है यह बाणभट्ट की रचना है। किसकी? बाणभट्ट जी की। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? अधिवेशन, पता, निपुण, फागुन। तो हमें चुनना है तत्सम शब्द। तो अधिवेशन जो है यह तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें मात्र थीं। उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थीं। उसके पास उस समय केवल मात्र 4 भैंसें थीं। उसके पास उस समय 4 भैंसें मात्र थीं। तो सही हमारा जो विकल्प है क्या हो जाएगा? तो देखिए इन चारों में से आपने सभी ने पढ़ा कौन सा? उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थीं, यानी दूसरा विकल्प जो है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। संपन्नता, 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 संपन्नता या समपन्नता। तो इनमें से कौन सा सही है? संपन्नता, जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है, दिया गया है, वह बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। द्विपद, द्विरद पद नहीं, द्विरद, तरणि, सिंधुर। तो बताना है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी 3 विकल्प पर्यायवाची हैं और एक जो है वह नहीं है। तो द्विरद या सिंधुर ये क्या है? तीनों हाथी के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन तरणि जो है यह नाव का या सूरी का पर्यायवाची कहते हैं। तरणि वैसे नाव का ही शायद होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? 3 शब्द एक समान है, एक जो भिन्न है उसको हमें बताना है। अनल, अनिल, बयार, समीर। तो इसमें से जो भिन्न है वह है अनल। अनल का अर्थ हो जाएगा आग। अनिल, बयार, समीर यह हवा के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला है निर्देश है वाक्य में काले गहरे शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो कुल मिला के हमें विलोम शब्द बताना है। काला कौन सा है? मूर्ख लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मूर्ख जो लिखा हुआ है यह काले से लिखा गया है। तो मूर्ख का हमें
विलोम शब्द बताना है। मूर्ख का विलक्षण, अज्ञ, बुद्धिमान या प्राज्ञ। तो जो मूर्ख का पर्यायवाची विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा बुद्धिमान। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। आगे है, वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। अब काला गहरा कौन सा लिखा है यह आपको ध्यान देना है। जैसे बाएं हाथ से सधा, यहाँ तक है, बाएं हाथ से सधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। अब बाएं हाथ से सधा हुआ उसे क्या कहेंगे? पारंगत, वामहस्त, सव्यसाची, वाम मार्गी। तो जो बाएं हाथ से होता है उसे सव्यसाची कहा जाता है। क्या कहते हैं? सव्यसाची कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ। वाक्य में विशेष विशेषण है। वाक्य में विशेष विशेषण है। छोटे बच्चों, खट्टी चीज़ें। तो इनमें से विशेष विशेषण क्या हो जाएगा? बच्चों हो जाएगा। क्या? बच्चों हो जाएगा। बच्चों क्या है? छोटे बच्चों। बच्चों का यहाँ विशेष और छोटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तैराक निम्नलिखित किससे निर्मित शब्द है? जो तैराक है वह किससे संबंधित शब्द है? निर्मित शब्द है। संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा या अव्यय द्वारा। तो तैरना हमारा क्रिया होता है। तैरना, तैराक, तैरना से तैराक बना है, इसलिए क्रिया द्वारा हो जाएगा निर्मित। किससे? क्रिया के द्वारा निर्मित हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन पे और आज का लास्ट क्वेश्चन है। बस आप सभी क्लास में अधिक से अधिक प्यार, अधिक से अधिक सहयोग बना के रखिएगा ताकि आगे चल के कुछ अच्छा हो सके। तो क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा दूध लेकर आओ। वाक्य में थोड़ा सा है। जो थोड़ा सा है वह क्या है? निश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक यानी हम गिन सकें। थोड़ा सा दूध, और दूध की जो बूंदें होती हैं हम उसको गिनते तो है नहीं कि 1 बूंद 2 बूंद की 10 लीटर में कितने बूंद आई। तो इसलिए यह संख्यावाचक नहीं होगा, यानी पहला और दूसरा हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक होता है नाप तौल के, लेकिन निश्चित हो, जैसे 2 गज कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 2 गज भूमि, तो ये क्या होता है? निश्चित हो गया। थोड़ा सा यानी 4 किलो 3 किलो ये भी निश्चित हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो कितना सा थोड़ा अनिश्चित है। तो अनिश्चित है और दूध क्या है? नाप तौल के लिखते हैं तो परिमाणवाचक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा हमारा सही उत्तर। तो उम्मीद है मेरे द्वारा कराई गई क्लासेस आपको पसंद आएगी या आती होगी। बस आप सभी से यही है रिक्वेस्ट रहती है कि अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए ताकि 100-200 लोग तो आसानी से देख सकें, लेकिन फिर भी 10, 5, 15 लोग ही देखते हो, मोरल मेरा डाउन होता है। जितना अधिक से अधिक आप देखते हैं उतना ज़्यादा खुशी भी होती है कि हाँ चलो ज़्यादा नहीं तो 200-250 लोग ही देख लें। फिलहाल ये आप सबके ऊपर है कि कितना करते हैं, और मेरे ऊपर भी ये थोड़ा सा होता है कि मैं कैसा करता हूँ। मैं प्रयास तो अच्छा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप सभी को थोड़ा अच्छा दे सकें, बट कभी कभी क्या होता है ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या फिर मैटर टाइप हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, या क्लासेस जब अधिक लोग देखना शुरू कर देते हैं तो भी अच्छा लगने तो चलो थोड़ा सा और कुछ किया जाए। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है।
आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।